नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। काशी भगवान शिव की नगरी है और बाबा विश्वनाथ पूरे परिवार के साथ इसी काशी में विराजमान है। और जिस तरीके से भगवान शिव के गले में रुद्राक्ष की माला बहुत ही अति सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार से अब वाराणसी के बीचों बीच शहर में यानी कि नगर निगम के ऑफिस के ठीक बगल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जो कि लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और बारी अब इसके इनॉग्रेशन की। आपको बता दें कि जब जापान के पीएम यहां आए थे तभी इसकी नींव रखी गई थी और जापान और भारत सरकार की मदद से ये कन्वेंशन सेंटर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि बनारस के लोगों के साथ ही साथ देश विदेश से जितने भी पर्यटक आते हैं उनको ये कन्वेंशन सेंटर पसंद आए। तो चलते हैं इस कन्वेंशन सेंटर में, जानते हैं क्या क्या खासियत है इसकी और किस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर फरवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। कमिश्नर दीपक अग्रवाल की माने तो मार्च में ट्रायल के तौर पर सभी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। शिवलिंग के आकार का यह सेंटर अप्रैल में पर्यटकों को समर्पित किया जाएगा। दो देशों के मामलों को देखते हुए लोकार्पण की तिथि सरकार तय करेगी। इस कन्वेंशन सेंटर के हॉल में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे हॉल भी होंगे। साथ ही एग्जीबिशन के लिए गैलरी होगी, लॉबी, ओपन स्पेस, लैंडस्केपिंग, पार्किंग आदि की सुविधा होगी। टूरिस्ट को ध्यान में रखकर इसमें बीच बीच में फूड फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम के पास शहर के प्राइम लोकेशन में होने के कारण इसका फायदा न केवल शहरवासियों को मिलेगा बल्कि बाहर के लोगों को भी मिलेगा। बात इसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी की करें तो ये जिम्मेदारी ISWAC कंपनी यानी इंडियन सैनिटेशन वर्ल्ड बॉय एंड हार्टिकल्चर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा, जो पहले से ही TFC का संचालन कर रही है। इसके अलावा पर्यटन को ध्यान में रखकर प्रोफेशनल ग्रुप को पैकेज दिया जाएगा। इस पैकेज में हॉल में मीटिंग के अलावा क्रूज, सारनाथ, विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, मान मंदिर घुमाने को भी शामिल किया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होंगे तो आने वाले लोगों को पैकेज के तहत सुविधा भी दी जाएगी। खास बातचीत के लिए हम चलेंगे शहर के कमिश्नर दीपक अग्रवाल सर से, उनसे इस विषय में बातें करेंगे कि क्या क्या खासियत है और किन किन कामों के लिए ये कन्वेंशन सेंटर लोगों को मिलेगा। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल से। तो सर, आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है। थैंक यू। सर, आप ये बताइए कि ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन बन रहा है इसमें इंडिया और जापान दोनों की संस्कृति दिखाई जाएगी, खासकर क्योटो और काशी की। तो इसके नाम की सबसे पहले बात करें रुद्राक्ष, तो वो कैसे पड़ा? रुद्राक्ष वाराणसी शिव की नगरी है और शिव की नगरी के साथ साथ रुद्राक्ष उससे जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये नामकरण उच्चतम स्तर से डिसाइड हुआ कि ये वैसे तो ये वाराणसी कन्वेंशन सेंटर जो है एक्चुअल में, लेकिन इसका जो एक नाम है जिस नाम से जाना जाएगा वो रुद्राक्ष होगा। सर, बात करें इसके डिजाइनिंग की, इसके आर्किटेक्चर की, तो वो जापान से ही सारे थे या फिर इंडिया का भी कुछ इसमें योगदान रहा? ये आप लोग जैसा अवगत थी कि ये जायका असिस्टेड प्रोजेक्ट है जिसमें जापानीज सहयोग से इस कार्य को बनाया जा रहा है और भारत और जापान का दोस्ती का ये एक सिंबल होगा। तो इसमें जो कंसल्टेंट थे वो भी जापानीज थे और जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी जापानीज थे, लेकिन इसमें यह हम लोग ने सामान का जहाँ तक यूज़ किया इसमें यथासंभव मेक इन इंडिया का भी ध्यान रखा गया है। साथ साथ क्योंकि ये इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन से बना है तो जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स थे उस हिसाब से इसमें सामग्री लगाई गई है। सर, बात करें इसके टोटल लागत की तो वो कितनी कॉस्ट है? 182 करोड़। और जहाँ तक कि दोनों की संस्कृति इसमें झलकेगी तो क्या पूरे साल भर यहाँ पे वो कल्चरल प्रोग्राम होते रहेंगे या फिर इसके अलावा और भी क्या क्या चीजें होंगी इस कन्वेंशन सेंटर में, उसके बारे में बताइए। 31 मार्च को इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होगा। उसके पश्चात जो भी निर्णय उच्चतम स्तर पे इसके लोकार्पण के संबंध में होगा उस दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत और जापान की दोनों की संस्कृति की जो वेरियस फेसेट्स हैं उनको इनॉग्रेशन डे के दिन भी दर्शाया जाए और नेक्स्ट ईयर 2022 को भारत और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 साल हमारे पूरे हो जाएंगे। उसमें
जो हम लोग को अवगत कराया गया कि इसमें एक ईयर लॉन्ग कुछ न कुछ भारत और जापान के बीच में जो एक दोस्ती का वो है उसका कुछ न कुछ कार्यक्रम उसमें होते रहेंगे। बट उसके अलावा भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वाराणसी में जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, या जितने भी कन्वेंशंस हैं, वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज़ के कन्वेंशंस हैं, म्यूजिकल कंसर्ट्स हैं, फिल्म फेस्टिवल्स हैं, और भी अन्य जो चीज़ें हम लोग इसमें अपना टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसको टूरिज़्म के साथ लिंक करके हम लोग इस पूरे फैसिलिटीज़ को मार्केट करेंगे, जिससे कि इस फैसिलिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके और एक वाराणसी को जो एक सौगात मिली है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। सर, वाराणसी में पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो क्या इस सेंटर में पार्किंग को देखते हुए क्या सुविधाएं और कितनी कारें एक साथ पार्क हो सकती हैं? इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया। इसमें एक बेसमेंट पार्किंग बनाई गई है और इसमें करीब 250 गाड़ियाँ इसमें एक समय पर रह सकती हैं। इसके अलावा सरफेस पार्किंग भी इसमें कुछ है, लेकिन पार्किंग के संबंध में इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसके बगल में ही जो हमारा थोड़ी सी दूरी पर ही हमारा टाउन हॉल है, उसमें भी हम लोग एक बहुत बड़ी पार्किंग बना रहे हैं। इसके अलावा बेनिया बाग में भी काफ़ी बड़ी पार्किंग हमारी बन रही है। सर, बात करें लालपुर के TFC सेंटर और रुद्राक्ष कन्वेंशन में, तो दोनों में क्या फ़र्क है? जो TFC है, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है, उसमें जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि वो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स की कई सारे जो हमारे अवार्डेड हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिजन्स हैं उनकी भी दुकानें हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक ऑडिटोरियम स्टाइल में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें करीब 1300 से 1400 के एक साथ कन्वेंशन हो सकते हैं। उसमें डॉर्मेट्रीज हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स हैं और उसमें एक्सिबिशन स्पेस भी है। और वो फैसिलिटी मेनली एक ट्रेड को और बाकी आर्टिसंस को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। और ये फैसिलिटी जो है वो एक कन्वेंशन है जिसमें सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट है, जिसमें म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, फिल्म्स, उस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम ज़्यादा होंगे। तो दोनों में मूलतः ये अंतर है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे वाराणसी शहर के कमिश्नर सर, और इन्होंने बताया कि क्या क्या खास फैसिलिटीज़ होगी बनारस वालों के लिए, और जो भी विदेशी पर्यटक होंगे उनके लिए भी ये रुद्राक्ष कन्वेंशन बहुत ही खास होगा। और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि इंडिया और जापान के जो रिश्ते हैं उनको और भी आगे जाके ये मजबूत करेगा। वाराणसी के सिगरा स्थित एरिया में जो आज रुद्राक्ष कन्वेंशन बिल्डिंग तैयार हुई है, दरअसल कुछ वर्षों पहले यहाँ पे तिलक प्रेक्षागृह हुआ करता था, जहाँ पे विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाते थे। और अब यहाँ पे ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वो बनकर तैयार हुआ है। तो काशी की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग का जो आकार है वो शिवलिंग का आकार है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रुद्राक्ष हैं वो लगाए गए हैं और इसी के साथ ही साथ ये बिल्डिंग के नाम को भी सार्थक करते हैं, जो कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर नाम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में हमें क्योटो और काशी दोनों का सांस्कृतिक जो एक माहौल होता है वो देखने को मिलेगा, मिला जुला समावेश होगा वो देखने को मिलेगा, और जो दोनों देश के जो लोग हैं वो आपसी संस्कृति से जुड़ेंगे और साथ ही साथ जो व्यवहार है वो भी बढ़ेगा। तो इसकी अगर लागत की बात करें तो तकरीबन इसकी लागत 182 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव VNS। मैं रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे लाइव VNS के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।